हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अजय मिश्रा और हम आज से अपना नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस एंड टेक का। और इसमें हम शुरू करेंगे आज बायोलॉजी। और आज का क्लास 1 में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सेल बायोलॉजी का। लेकिन उससे पहले हम शुरू करेंगे अपने सिग्निफिकेंस पार्ट को कि आखिर ये सिग्निफिकेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये सिग्निफिकेंट क्यों है ये साइंस एंड टेक और जनरल साइंस हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आखिर इसमें ये प्री और मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे मेंस के पेपर थर्ड में, जीएस का जो पेपर थर्ड है, जीएस का पेपर थर्ड, जीएस पेपर थर्ड में साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हमारे प्रीलिमिनरी में दो पार्ट में पूछा जाता है, एक तो जनरल साइंस और दूसरा है साइंस एंड टेक। जहां ये जो मेंस का क्वेश्चन है ज़्यादातर ये करंट अफेयर्स से ही कवर हो जाता है और यहाँ पे भी ये करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है। फिर हम ये जनरल साइंस पढ़ें क्यों? जनरल साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो दो चीज़ें, अगर हम मेंस की बात करें तो हमारा आंसर राइटिंग कभी भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती जब तक हमें बेसिक्स ना पता हो। तो साइंस टेक के बारे में अगर हमें पता भी होगा, टॉपिक के बारे में, अगर हमें बेसिक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे आंसर राइटिंग में कभी भी हम अच्छा कमांड नहीं कर सकते। सेम चीज़ है, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन भले ही पूछ लिया जाए साइंस एंड टेक में, लेकिन अगर हमें जनरल साइंस के बेसिक्स नहीं पता है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, तीन स्टेटमेंट दिया गया है। पहला हम सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा हम सॉल्व कर, तीसरे तक पहुंचते पहुंचते हमें लगता है कि हमें स्टेटमेंट आता नहीं है, हम श्योर नहीं है। और उस समय फिर हमें अपनी जड़ पे जाना होता है, अपने रूट पे जाना होता है और इनका आह्वान करना होता है कि भाई आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। और अगर हमें बेसिक्स बहुत अच्छा कमांड है, बेसिक्स बहुत अच्छा क्लियर है, तो हम इसका आंसर ढूंढने में हमें बहुत आसानी होती है, हम सही आंसर पे पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसका पोर्शन के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 2013 से लेकर के और 2019 तक अगर हम देखें तो 2013 में एक्चुअली 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2014 में 9 क्वेश्चंस, 2015 में फिर से 9 क्वेश्चन, 2016 में 10 क्वेश्चन, 2017 में 6 क्वेश्चन, 2018 में इसने अपनी पोजीशन को फिर से हासिल किया और 13 क्वेश्चन फिर से पूछे गए और 2019 में इसमें से 11 क्वेश्चन पूछे गए। आखिर एक बात बताओ कि इसकी इंपॉर्टेंस अचानक 2018-19 से क्यों बढ़ गई और 2020 में क्यों इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं? आपको पता होगा कि जो जनरल साइंस का पेपर है, ये कोई भी जो यूपीएससी का पेपर पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो उस समय उस टाइम की रेलेवेंसी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2020 और 2021 में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि 2020 बहुत ही अपहेवल देख रहा है, खासकर बायोलॉजी के पार्ट पे। आपको पता है कोरोना वायरस का कहर किस तरीके से बरपा है इंडिया के ऊपर और पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, खासकर इम्यूनिटी सिस्टम से पूछे जाने वाले हैं। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होगी हमारे सेल की। सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सेल बायोलॉजी हमारी बेसिक्स है, इसलिए हमें उस पर ज़्यादा अच्छे से कमांड करना होगा। तो सिग्निफिकेंस आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो जनरल साइंस है उसका सिग्निफिकेंस क्यों है। इसके अलावा आपको मैं बता दूंगा, अगर एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कभी फंस गए, एनवायरनमेंट के अगर क्वेश्चंस पे हमें फंस गए और हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी ये जो हमारा जनरल साइंस है ये हेल्प करता है। इसके अलावा ज्योग्राफी में थोड़े बहुत हिस्से में भी हमारा जो साइंस है ये हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं जो जनरल साइंस है ये कनेक्ट है बहुत सारे चैप्टर्स के साथ और इसको अच्छी तरीके से कमांड करने पे हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पे भी कमांड हो जाएगा। चलिए इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें कंसंट्रेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी। इसके बाद फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आखिर इनकी एक्टिविटीज़ में कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है।
इसके बाद होगा डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। दो तरीके के जीव जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स हैं। इनके बीच डिफरेंस हम देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे बेसिक मॉलिक्यूल्स फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। आखिर जो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसको कौन से मॉलिक्यूल हैं जो सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, किस तरीके के हमारे जीव हैं जो जनरली पाए जाते हैं। इनके 4 ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो प्लस लॉजी, लॉगस का मतलब स्टडी होता है, बायो आपको पता ही है कि लाइफ के बारे में अगर स्टडी हम करने की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। देर आर मोर देन 10 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अलाइव ऑन द अर्थ टुडे। आपको पता है कि जो अर्थ की सरफेस है इस पे 10 मिलियन स्पीसीज अभी हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और जैसा कि आपके एनवायरनमेंट में शायद सुना हो कि 6th मास एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कि 6वां बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है अभी अर्थ की सरफेस पे। बायोलॉजी एज अ साइंस ऑफ लाइफ यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू स्टडी द लिविंग वर्ल्ड। आपको पता है कि हम जो बायोलॉजी है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, इसको यूज करता है ताकि वो लिविंग वर्ल्ड को स्टडी कर सके। अरिस्टोटल साहब जो थे उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। मजे की बात है कि अरिस्टोटल साहब को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो अरिस्टोटल साहब जो हैं वो पहले आपको मैं बता दूं कि जो फिलोसफर्स होते थे वही साइंटिस्ट भी हुआ करते थे। धीरे धीरे साइंटिस्ट और फिलोसफी दोनों अलग होना शुरू हो गई। फिलोसफी को ही सबका पिता कहा जाता है, इसलिए अरिस्टोटल को ही बायोलॉजी का पिता माना जाता है। इसके बाद लेमार्क साहब ने बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया 1800 में। लेमार्क साहब बहुत फेमस हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो लेमार्क साहब ने 1800 में बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कंपैरिजन करेंगे उनके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, इनके लेवल पे हम कंपैरिजन करते हैं। आखिर सबसे पहली बात हमने की मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म के बारे में चर्चा करते समय हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं एनर्जी के यूज का, न्यूट्रिएंट्स के प्रोडक्शन का और वेस्टेज डिस्पोजल का, तो ये तीनों मिलकर के हमारे कहे जाते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये भी दो तरीके के होंगे, एक कहते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी का यूज होता है और एनाबॉलिज्म में न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्शन होता है। यानी एनर्जी को कंजर्व किया जाता है, एनर्जी के बॉन्ड को बनाया जाता है, जोड़ा जाता है। जबकि कैटाबॉलिज्म जो है वो एनर्जी के यूज करते हैं, उसमें एनर्जी को यूज करके हम सारे मैकेनिज्म को चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं मेटाबॉलिज्म और इन सब चीज़ों के आधार पे किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स ट्रांसफॉर्म एनर्जी एंड रिप्रोड्यूस थ्रू मेटाबॉलिज्म। आपको पता है कि जो सेल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आपको पता है कि सबसे बेसिक जो यूनिट होती है उसे सेल कहते हैं। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, सबसे बेसिक यूनिट सेल है। वही सेल मिल करके फिर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू, चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सेल्स काम करती हैं। जो ये सेल होती हैं बेसिक यूनिट्स हैं, ये लाइफ की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं। ये एटोनमस होती हैं, जो सेल्स होती हैं एटोनमस होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, पूरी तरीके से अपने हर केमिकल रिएक्शन को खुद ही करती हैं। सेल्स आगे चल करके टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक तरीके की जब सेल्स होती हैं वो मिल करके टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू जो होते हैं ये मिल करके ऑर्गन बनाते हैं
और ऑर्गन अल्टीमेटली बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी टोटल बॉडी है ये ऑर्गन से मिलके बनी हुई, ऑर्गन्स टिश्यूज से, और टिश्यूज जो हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेल्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और ये मेटाबॉलिज्म के जरिए रिप्रोड्यूस करने की भी काबिलियत रखते हैं। जबकि नॉन लिविंग जो बॉडीज हैं, इनमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये विद इन, अंदर से होती है। जो ग्रोथ करते हैं अंदर से इनका ग्रोथ होती है। सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं, एक सेल 2 सेल में बन जाती है, 2 सेल 4 सेल में बन जाती है, और इनका ग्रोथ होता है। जबकि जो नॉन लिविंग बॉडीज होती हैं, इनके धूल मिट्टी पड़ गई तो इनका ग्रोथ हो जाएगा, राइट। जैसे आपके शरीर पे अगर मैल जम जाती है तो आपका ग्रोथ हो सकता है, उसको हम कह देंगे नॉन लिविंग ग्रोथ। लिविंग ग्रोथ होती है कि आप जब अपनी आपकी उम्र बढ़ रही होती है तो, ठीक है। नॉन लिविंग ग्रोथ, जो ग्रोथ बाय एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल, जैसा कि आपको एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर बहुत सारे धूल मिट्टी बर्फ जम जाती है तो ग्रोथ ऐसे हो सकता है, अदरवाइज उनका विद इन कोई ग्रोथ नहीं होता, कोई सेल डिवीजन उनके अंदर नहीं होता है। रिप्रोडक्शन, वैसे तो इनकी जो लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो लिमिटेड होती है, लाइफ स्पेन लिमिटेड होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग 80 साल 70 साल जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इनके अंदर खास बात क्या होती है कि दे कैन परपेचुएट लाइफ, वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? रिप्रोड्यूस करके एक नई बॉडी, अपने जैसा एक नया शरीर पैदा कर सकते हैं, अपना नया बच्चा पैदा कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन करने की काबिलियत होती है, जबकि जो हमारे नॉन लिविंग है इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है इनके, और अपने जैसा कोई भी बॉडी ये पैदा नहीं कर सकते। इनके न्यूट्रिशन की जरूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। दे ईट फूड एंड अदर मटेरियल्स फॉर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ये न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, जबकि इनके लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है अपने सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा रेस्पिरेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमें अपनी एनर्जी को यूज करने के लिए। आपको पता होना चाहिए हमारी एनर्जी यूज तभी होगी जब ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में हमें एनर्जी पैदा कर सकते हैं। कोई भी जलती है चीज़ तो ऑक्सीजन जब तक नहीं होगी तब तक वो जलेगी नहीं, और एनर्जी तब तक पैदा नहीं हो तब तक वो जले ना। इसलिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ऑक्सीडेशन के लिए, और ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप हमारे एनर्जी रिलीज होती है, जबकि हमारे नॉन लिविंग में ऐसी कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनका? अकर्स इन डिफरेंट शेप, साइज और पोजेसेस इनहेरिटेड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग बॉडी जो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो कोई भी जीव हो, आप उनको देख करके पहचान सकते हैं कि ये पैरट है, ये ह्यूमन है, ये शिप है, राइट। और ये उसको मेंटेन करने में अपना फिजिकल और केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो पूरी लाइफ में उनके बहुत कम बदलता है, वो अपने शेप को मेंटेन करने में काबिल होते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं, और ये अपने शेप और फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन को भी कंजर्व नहीं कर पाते हैं। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने सुना होगा उनके अंदर एडेप्टेशन होता है। अगर वो एनवायरनमेंट में बदलते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप उनको कहते हैं। जीनोटाइप जो जीन में बदलाव होता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप जो मौसमी बदलाव होता है एनवायरनमेंट में होता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो इनके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप बदलाव करने की क्षमता होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल या फिजिकल चेंजेस नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो वो सिर्फ इनको डिस्ट्रॉय करती हैं। मूवमेंट ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं, चलते नहीं हैं, जबकि जो लिविंग शीप्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये चलते हैं। तो मूवमेंट इनके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि जो इनएनिमेट थिंग्स हैं ये कभी भी चलती नहीं, ये चलेंगी तो बाहरी फोर्स के प्रभाव में, हवा इनको लेके उड़ जा रही है, पानी लेके चल रही है, तभी ये चलेंगी। अपनी मर्जी से इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी। इनके अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, ये बहुत सारे वेस्टेज पदार्थ को भी ये बाहर निकालते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, जबकि इनके अंदर ऐसा कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता है, तो एक्सक्रीशन कैसे करेंगे? तो हमें समझ में आ गया कि लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अगर अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी करेंगे।
आखिर वो कौन से लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पाई और जिसकी वजह से क्या आपको पता है कि कार्बन हर जगह होगा, हाइड्रोजन हर हर जगह होगा, हीलियम हर जगह होगा। लेकिन आखिर यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल्स कौन-कौन से हैं जो अल्टीमेटली बने और जिसकी वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी सोर्स है। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स उनका जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और इसके बाद लिपिड होता है जिसको आप फैट भी समझते हैं। फैट दूसरी चीज है जो बॉडी में बहुत जगह काम आती है। दो काम करती है ये बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये एनर्जी का भी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी इनसे मिलती है लिपिड से। हमारे सेल के चारों तरफ के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी लिपिड की ज़रूरत होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि 22 अमीनो एसिड से मिलके बना है साहब। आपको मैं बता दूं कि पूरे यूनिवर्स में आज तक जो खोजा गया है वो 22 अमीनो एसिड्स हैं। इन अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है और इस सिंथेसिस से बनती है प्रोटीन। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है साहब। हमारी बॉडी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको बनाने में प्रोटीन सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। इसका सबसे ज्यादा रोल है। हमारी बॉडी में सब कुछ प्रोटीन है लगभग। मतलब आप कोई भी एंजाइम की बात करें, कोई भी रिएक्शन की बात करें, वो सब के लिए एंटीबॉडी, व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, एवरीथिंग इज प्रोटीन। चाहे आप डीएनए की बात करें, कुछ भी बात करें, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। और आपको बता दूं कि माना जाता है कि हमारे जो अर्थ की सरफेस है यहाँ पे 10 जो हमारे 22 में से 10 अमीनो एसिड्स लाइफ से पहले से जब हमारा अर्थ बनी थी तब से अवेलेबल थे, जबकि जो हमारे बाकी के 12 हैं ये जो मेटेरॉइड्स अटैक्स होते थे बहुत सारे वो बाहर से आए हैं, यूनिवर्स से आए हैं। तो 22 जो टोटल हैं, 10 तो हमारे अर्थ पे पहले से ही थे और 12 के अराउंड बाद में आए हैं और इन्हीं से मिल करके हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर पाई। तो 22 जो अमीनो एसिड्स हैं इन्हीं के सिंथेसिस से बनता है हमारा प्रोटीन। चाहे वो हमारा पसीना हो, चाहे हमारे एंजाइम हो, चाहे हमारी लार हो, सब कुछ प्रोटीन होता है। और इसके बाद होते हैं मिनरल्स। जो हमारे मिनरल्स हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा अच्छा रोल प्ले करते हैं और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को एग्जिस्ट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे आपकी हड्डियां हैं वो आपको पता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरत होती है। तो ये 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है 4 ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज। ये सारे जो ऊपर के मिनरल्स हैं जब ये एक केमिकल रिएक्शन के जरिए मिलते हैं आपस में मॉलिक्यूल्स तो ये बनाते हैं लाइफ को। और वो लाइफ जो मेजरली अर्थ के सरफेस पे वो 4 ग्रुप में उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप है आर्किया। सबसे पहला ग्रुप होता है आर्किया। आर्किया क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ये सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया टाइप के ही होते हैं। लेकिन इनको आर्किया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल होता है बॉडी का वो एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से मिलके बना होता है। इसलिए ये बैक्टीरिया की एक कैटेगरी है, लेकिन इनका चूंकि जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है इसलिए इनको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, ना कि बैक्टीरिया। तो आपको बता दूं कि ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे वॉल्केनिक वेंट्स पाए जाते हैं। सनलाइट की भी यूज कम करते हैं। ये जो स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ हॉट गीजर्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। वॉल्केनिक वेंट्स पे पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के जरिए ये अपनी एनर्जी को पैदा करते हैं। थर्मल वेंट्स जो होते हैं नीचे अर्थ की सरफेस में नीचे की जो एनर्जी होती है उसको यूज करते हैं और इनको कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया। ये एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स की ही एक कैटेगरी है, लेकिन फिर भी हमने यहां पे उनको अलग कर रखा है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। आर्की जो आर्किया है ये भी प्रोकैरियोट्स है। आखिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस इन पे हल्का सा कर लेते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं
ये इनका जो सेल होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, नो न्यूक्लियस। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें क्लियर कट जो न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें नो स्पेशलाइजेशन होती, इनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, इनके सेल्स में स्पेशलाइजेशन, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। इसका एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग को रख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया की। सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स उनकी हम बात कर सकते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, स्पेशलाइजेशन नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इस सेल में। यहाँ पे सब मिक्स होंगे, ब्लर होंगे, सब एक दूसरे में घुले मिले होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और जो आज के स्पेशलाइज्ड एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे आर्किया है ये प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि ये सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें भी जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता है, और इसलिए आर्किया को भी प्रोकैरियोट्स बोल दिया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स कौन? द ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स कौन है? द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। दे जनरली लैक क्लोरोफिल एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए तो इनमें क्लोरोफिल्स भी नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ड्राइव देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज फ्रॉम फर्मेंटेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये अपघटन करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं और वहां से अपनी एनर्जी लेते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। यूकैरियोट्स जो हैं वो कौन होते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स विद यूकैरियोटिक सेल टाइप आर टर्म्ड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल टाइप का मतलब होता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा और इनके अंदर स्पेशलाइजेशन होगा स्ट्रक्चर का। दिस इंक्लूड द किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये भी पाए जाते हैं। एनिमेलिया जो है वो पाए जाते हैं, और प्लांटी, ये सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये पूरे यूकैरियोट्स में ही आते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी और है, उनको हम कहते हैं वायरसेस। जो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर सेल नहीं पाई जाती हैं, ये डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड्स होते हैं। आपको पता होगा कि जो ये वायरसेस हैं ये बहुत न्यूज में चल रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई में डिफरेंस की भी बात आगे जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, वायरसेस जो बने होते हैं वो डीएनए या आरएनए से बने होते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें जो रिप्रोडक्शन हमारे पीढ़ी होती है, जिसको जीन कहते हैं, जीन, वो हमारे डीएनए में ही होता है। और जो आरएनए होता है ये डीएनए का मैसेंजर होता है। डीएनए एक प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्राम है, और ये क्या करता है? उस प्रोग्राम के आधार पे आरएनए क्या करता है? एक नया प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कुल मिला के जो डीएनए है वो एक प्रोग्राम है, वो एक कंट्रोलर है, वो रूलर है, वो गाइड है, वो डायरेक्शन देता है, और आरएनए एक्चुअली में काम करता है। तो जो वायरसेस होते हैं वो डीएनए का स्ट्रैंड मान लेते हैं, इस तरीके से है, इसका एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का, और ये स्ट्रैंड जो टूट के बाहर चला जाता है, जो वायरसेस के फॉर्म में बनते हैं वो डीएनए के ही स्ट्रैंड्स होते हैं, जो हमारे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, जो हमारे अर्थ पे घूम रहे हैं। ये डीएनए कुछ कुछ जो वायरसेस होते हैं वो आरएनए के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये एक्चुअली में टेक्निकली जो होते हैं वायरसेस, टेक्निकली ये नॉन लिविंग हैं। जो वायरसेस हैं टेक्निकली नॉन लिविंग है, इनको क्रिस्टल के फॉर्म में रखा जा सकता है, इनमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते, हजारों साल तक ये जिंदा रह सकते हैं।
हजारों साल तक ये मरी हुई अवस्था में जिंदा रह सकते हैं, मतलब पड़े हुए रह सकते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। ये तब तक एक्टिव नहीं होते हैं जब तक इनको ह्यूमन सेल या कोई एनिमल सेल ना मिले। जैसे एनिमल सेल इनको मिलता है, एक्टिव हो जाते हैं और उसके सेल को यूज करते हैं, पजेस कर लेते हैं उसके सेल को, और फिर उसका मटेरियल यूज करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो viruses, these are fragments of DNA or RNA which depend on reproduction on the host cell that they infect. They are not cells but are thought to be parts of genetic code. They don't have enzymes, इसलिए वो अब खुद लाइफ को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक उनको कोई जिंदा सेल ना मिले, और दे आर टेक्निकली नॉन लिविंग, इसलिए वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी कही जाती है। इट इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि ये नॉन लिविंग अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे इनको ह्यूमन सेल मिलती है ये लिविंग अवस्था में पहुंच जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में हम देखते हैं कि आखिर इनके बीच क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा हमने ब्रीफ में इनको देख लिया था। तो प्रोकैरियोट्स हैं यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, दोनों को हम प्रोकैरियोट्स में रख देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस बनने से पहले, देखो प्रो न्यूक्लियस, प्रो मतलब बिफोर न्यूक्लियस से इनका मतलब ये बिफोर न्यूक्लियस, और इनका मतलब है आफ्टर न्यूक्लियस। फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, ये सारे आते हैं यूकैरियोट्स में। इवोल्यूशन इनका जो हुआ 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ओल्डर टाइप ऑफ सेल हैं, जबकि इनका जो हुआ ये नए सेल हैं 1.5 बिलियन ईयर पहले ये पैदा हुए। यूनिसेल्युलर लेस कॉम्प्लेक्स, मल्टी सेल्युलर मोर कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बीइंग है मल्टी सेल्युलर है, जबकि जो बैक्टीरिया है एक सिंगल सेल होता है, उसी में वो सारा काम कर लेता है। सेल वॉल, ऑलमोस्ट ऑल हैव सेल वॉल्स, ये इनमें सेल वॉल पाया जाता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस। इसके बाद है और डिफरेंस, हम ऑर्गेनेल्स की बात करें। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये जो हमारी सेल होती है, ये जो हमारी सेल होती है इसके बीच न्यूक्लियस होता है, तो इसमें जितनी भी बॉडीज पाई जाती हैं इसके अंदर, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में जनरली नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, जैसा कि जो यूकैरियोट्स सेल्स में होता है। ये जो यूकैरियोट्स में ऑटोमेटिकली आपको पता है इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना काम करती है। ह्यूमन जो सेल होती है, आपको मैं बताऊं, ह्यूमन सेल को अगर हम देखेंगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, उसमें गोल्गी अपैरेटस पाया जाएगा, उसमें बहुत तरीके के स्पेशलाइज्ड टूल्स पाए जाते हैं जो स्पेशलाइज्ड काम कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो प्रोकैरियोट्स में होता है एनारोबिक और एरोबिक दोनों हो सकता है, जबकि यूकैरियोट्स में मोस्टली एरोबिक होता है। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म होता है। जेनेटिक मटेरियल सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जनरली इसमें डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। जबकि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन पेयर्स में पाए जाते हैं ये। तो कुल मिला के जो डीएनए होगा इसमें अवेलेबल होगा, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे, राइट, और पेयर्स में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में ये अवेलेबल होते हैं। जो लोकेशन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, ये न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है, जबकि हमारे यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस रीजन में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। न्यूक्लियोइड जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस होगा, एक सेल होगी, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन होता नहीं है। एक सेल होगी और उसमें एक न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा, वही पाया जाता है। न्यूक्लियस तो पाया ही नहीं जाता है आपके प्रोकैरियोट्स में। बार बार मैं बता रहा हूं, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। इसके बाद है डिवीजन किस तरीके से होता है इनके अंदर। मोड्स ऑफ डिवीजन कैसा होता है? बाइनरी फिजन मोस्टली बडिंग,
इनके अंदर बडिंग होती है, कलियां खिलती हैं, बडिंग के जरिए ये आगे बढ़ते हैं। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस दो तरीके के प्रोसीजर पाए जाते हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस यूकैरियोटिक सेल के स्पेशल फीचर्स हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो बडिंग के जरिए होता है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। बार बार ये साइंस टेक में भी जब भी हम बात करते हैं नई नई खोजें होती हैं, आपको पता है क्रिस्पर 9, कैस 9 आपने सुना होगा। बहुत सारी चीज़ जब हम बात करेंगे तो उसमें बेसिक्स पे अगर हमें कमांड नहीं है तो हम उन पे भी डिस्कशन नहीं कर सकते, हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। जल्दी हाजिर होंगे हम नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।